मेरा नाम सौम्या श्रेया है एंड मैं लॉ स्टूडेंट हूँ फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज पुणे एंड मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ मुगलसराय से बिलोंग करती हूँ और मैंने आज कुछ एक सोशल इशू लिया है जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। तो सर फर्स्ट वी विल स्टार्ट कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके, मेरा नाम रमेश जायसवाल है। मैं यहाँ इस 380 विधानसभा मुगलसराय से विधायक हूँ और अपने संगठन के दृष्टिकोण से मैं काशी प्रांत का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और आपने जिस इशू पे मुझे बात के लिए बुलाया है, निश्चित तौर पर मैं बहुत ही कामयाब तरीके से रोज़ टहलने आता हूँ और जहाँ मैं टहलने आता हूँ वहीं पे सौम्या जी ने मुझे मिलने के लिए कहा कि नहीं, मैं मिलना चाहती हूँ, आपसे इशू में बात करना चाहती हूँ। एक विधायक होने के नाते एक आम आदमी से मुझे बात करना, उनकी ज़रूरतों या उनकी कुछ भी मन के अंदर कोई अपेक्षा हो या मन में कोई शंका हो, अगर उस पर कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो एक सामान्य तरीके से विधायक होने के नाते मेरा फर्ज भी है कि मैं सौम्या का जवाब दूँ। सौम्या जी पूछिए क्या पूछना है। तो सर सबसे पहले जो बीजेपी पार्टी है उसके कुछ आइडियोलॉजी, किस आइडियोलॉजी पे वो है उसके बारे में बताइए। भारत एक सनातन देश है और हम भारत की संस्कृति में सदैव से ही विश्वास रखने वाले लोग हैं और भारत के आज़ाद होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत को समृद्ध बनाने के लिए आज़ादी से पहले से ही काम करना शुरू किया था। भारत की एकता अखंडता को परिलक्षित करना ही उद्देश्य था। देश 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद 1950 में भारत को संविधान मिला। 1952 से लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होने शुरू हुए। आज़ादी के बाद लगभग 60 सालों तक कांग्रेस के लोगों को काम करने का अवसर मिला। उन्होंने देश को संचालित करने के लिए पूरी देश की जनता ने उनका समर्थन किया, क्योंकि जब आंदोलन शुरू हुआ था देश को आज़ाद कराने के लिए तो झंडा सिर्फ एक था, वो सभी के सभी अखिल कांग्रेस के बैनर तले लोगों ने बात शुरू की थी देश की आज़ादी की। इस नाते लाजमी था कि देश आज़ाद अगर हुआ तो कांग्रेस के लोगों को अवसर मिला और निश्चित तौर पर सब लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी भूमिका तय की। परंतु 60 सालों के अंदर जब कांग्रेस को सरकार में आकर काम करने का अवसर मिला तो भारत की समृद्धि पे सवाल उठा। भारत जब आज़ाद हो गया था, आज़ाद के होने के 60 साल बाद भारत की समृद्धि या भारत का जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं दिखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया और भारत को एक नई दिशा देने के सपने को साथ लेकर कांग्रेस का सहयोग किया था, उस सपने पे कांग्रेस खड़ी नहीं थी। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को लगा कि नहीं, तो देश नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब है जीवन जीने का। उन लोगों ने अपने कुछ अच्छे स्वयंसेवकों जो बहुत ही उत्कृष्ट थे, बहुत ही देश के प्रति उनका लगाव था, समर्पण था, उन स्वयंसेवकों को भारतीय जनता पार्टी जो आज की है वो उस समय जनसंघ का स्वरूप लेके राजनीतिक गलियारे में प्रवेश की। पहले चुनाव में वो लोग उतरे, पहले 2 सीटें हुआ करती थी, कभी उससे ऊपर, फिर धीरे धीरे आज भारत की भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का झंडा लहरा है। हमारी जो आइडियोलॉजी थी वो राष्ट्रवाद को समर्पित थी। राष्ट्रवाद को अपने जीवन में अंगीकार करके भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। इस नाते कार्यकर्ता के अंतर्मन में संघ का स्वयंसेवक होने के नाते यह बात जीवन में पूरी तरह से निश्चित कर ली गई है कि हमें कैसे जीना है। हमारा राष्ट्रवाद ही हमारी आइडियोलॉजी है। थैंक यू सर। फिर दूसरा एक क्वेश्चन है कि पार्टी मैनिफेस्टो के बारे में सर अगर आप कुछ बताना चाहें, जिस्ट देना चाहें तो। मैंने आपको कहा कि हमारा उद्देश्य, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए। जिन वर्षों में कांग्रेस के लोगों को अवसर मिले, उसके बाद 1-2 साल जनता दल के लोगों को भी अवसर मिला, जनता पार्टी के लोगों को भी अवसर मिला, परंतु देश की उतनी उन्नति हो नहीं पाई। और राष्ट्रवादी विचारधारा के उन्नयन के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक भाव रखा कि राष्ट्र की उन्नति कैसे होनी चाहिए। हमारा मैनिफेस्टो एकमात्र है, राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र का उत्थान, भारत को परम वैभव पर ले जाने का संकल्पना। उस संकल्पना में भारत की आयातक क्षमता, भारत की निर्यातक क्षमता, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की सैन्य
प्रबलता, भारत की आंतरिक व्यवस्था में भारत के प्रति लोगों का समर्पण का भाव, भारत के प्रति हर व्यक्ति भारतीय होने पर गर्व करे, हमारा मूल उद्देश्य यही था। और इसी उद्देश्य के नाते हम सब लोग अपने विकास को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हमने देखा होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को काशी से सांसद बने और देश का प्रधानमंत्री बने, भारत का नेतृत्व करते 9.5 वर्ष से कुछ ऊपर हो गए। आमूलचूल परिवर्तन की एक मानो लहर से चल रही है। भारत तेजी से विकसित होने की दिशा में काम कर रहा है। कल का विकासशील भारत आज विकसित होने की दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपको यह अच्छी तरह भान हो रहा होगा। आप लॉ के स्टूडेंट हैं। कल आपके जीवन में सफलता कदम चूमेगी। कल आप जज होंगी, कल आप मजिस्ट्रेट होंगी। भारत की न्यायिक व्यवस्था के साथ जुड़ने के लिए आपने लॉ, मुझे लगता है, करना सुनिश्चित किया होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से जुड़ने वाला एक कार्यकर्ता, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वो एक स्वयंसेवक कार्यकर्ता है। इस नाते हमारे जीवन का लक्ष्य ही है कि भारत माता कि किसी तरीके से भारत माता का उन्नयन हो। माँ भारती की सेवा में सब कुछ समर्पित करके राष्ट्र के समुचित निर्माण का प्रयत्न करना ही हम कार्यकर्ताओं का काम है। हमारी मैनिफेस्टो देश हित के लिए जो सर्वविदित है। तो सर, जैसे मैंने कहा था कि मैं एक सोशल इशू पे आपसे बात करना चाहती हूँ, तो मैंने आज एक इशू उठाया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। तो पहले से अगर देखा जाए तो मुगलसराय में बहुत सारे चेंजेस आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम चल रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। तो सर, आपका क्या व्यूज है अभी तक के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के? भारत के कोने कोने में राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार मात्र राष्ट्रवादी होने का स्वांग रचना, ऐसा बिल्कुल नहीं। विकासपरक सोच ही हमारी सोच है। हम सनातन की बात भी करते हैं, परंतु सनातन संस्कृति के साथ साथ विकास प्रायोरिटी हम लोगों की है। आपने देखा होगा कि बनारस, जहाँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी रहते हैं, वहाँ का विकास। आपने भी देखा होगा कि इस मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में अभी डीएफसीसी ने 11,000 करोड़ रुपए का की रेलवे लाइन यहाँ से बिछाई। उसका स्टेशन भी यही बना हुआ है। और कनेक्टिविटी फॉर गुड्स एंड मटेरियल्स के लिए एक इतना बड़ा स्रोत भारत सरकार ने यही दिया। इससे पहले नहीं था। इससे पहले की सरकारों को कभी किसी ने मना नहीं किया था कि मालवाहक व्यवस्था से भी हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। वो मिला। आपने देखा होगा कि अभी 400 करोड़ रुपए की लागत से पड़ाव से लेके हमारे विधानसभा क्षेत्र में 6 लेन बन रहे हैं। अभी आपने सुना होगा अखबारों के माध्यम से, यहाँ की पूरी जनता को पता है कि मैंने ट्रैफिक की व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ एक एलिवेटेड पुल की मांग मैंने की है, जिसकी लागत नियर अबाउट 350 करोड़ रुपए आ रही है। सरकार उस पर गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं लगभग 16 बार मिल चुका और अनेक विषयों पर उनकी सोच भी अच्छी रही है और मेरे सोच के साथ वो अपने को जोड़ भी रहे हैं। तेजी से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है और धीरे धीरे आपने देखा होगा कि मुगलसराय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर होने तक में एक असीम परिवर्तन आपको महसूस हो रहा होगा। कल तक पुडियारा बिल्डिंग का एक अलग स्वरूप हुआ करता था। कल मुगलसराय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्टेशन का स्वरूप कुछ अलग हुआ करता था। आज वो सब बदल चुका है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय एक विकसित विधानसभा के रूप में उभर रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं विधायक बाद में हूँ, पहले मैं एक स्वयंसेवक कार्यकर्ता हूँ और आज उसी भाव से ये पूरा मुगलसराय, पूरा विधानसभा जानता है कि मैं नियमित, मेरी पत्नी कभी यहाँ चेयरमैन हुआ करती थी, श्रीमती रेखा जायसवाल। उस समय भी हम लोगों ने विकास के रिकॉर्ड कायम किए थे और मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ कि विकास तेजी से बढ़ रहा है। ये मेरी ही मांग है कि लगातार हमारे क्षेत्र में बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। आपने भी सुना होगा कि मैंने किसी के फ़ोन पर मैंने भी बात किया और वहाँ के गांव की जनता ने कहा कि इतना काम आज तक किसी विधायक ने नहीं कराया जितना आपने कराया। आपने अपने कानों से सुना भी, स्पीकर मेरा ऑन था। इस नाते विकास परक सोच हम लोगों की रही है। हम लोगों के सिद्धांत में रहा है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ। हम